बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम आफत हुसैन राना की एमसीक्यूज और एससीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आपको अभी से बताता जाऊँ कि जो फार्माकोलॉजी के अंदर जो एमसीक्यूज थे वो मिनी कैटसन के लास्ट में से आए हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने एमसीक्यूज को पढ़ना गवारा नहीं किया था। लेकिन जो बिहेवियर साइंस है उसके लास्ट में भी हर सेक्शन के एंड में 4 से लेकर 5 या 6 एमसीक्यू होते हैं और वंस अगेन स्टूडेंट उनको छोड़ देते हैं और यूएचएस वाले उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज की मिस्टेक होती है और फिर आप बाद में पछताते हो कि मैं क्यों नहीं इन एमसीक्यूज को करके गया, मैं क्यों नहीं इन एससीक्यूज को पढ़ के गया। तो बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई के लास्ट में जो 4 से लेकर 5 एमसीक्यू और 2 से लेकर 3 एससीक्यू इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देख लेना। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि थोड़ी सी ब्राइटनेस का इशू होगा, क्योंकि ये जो मोहम्मद हुसैन राना की बुक है उसके सफ़े कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, तो कुछ विजिबिलिटी का इशू होगा, तो उसके लिए माजरत। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। तो सेक्शन ए का एमसीक्यू है। अब विलेज और चुलिस्तान का एक पेशेंट था, ओके, तो लाहौर के अंदर आया, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा था और HbA1c के मुताबिक उसको डायबिटीज़ थी और HbA1c तकरीबन 6% से ज़्यादा हो तो फिर आप डायबिटीज़ वगैरह कह सकते हो, ओके। लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल था वो उसकी लैंग्वेज को सही तरह समझ नहीं पा रहा था। अब आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशनल केयर होती है, इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आपने किन चीज़ों का जवाब देना होता है। इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आपने प्रोग्नोसिस वगैरह का, डायग्नोसिस का, परहेज़ का, रिस्ट्रिक्शन का, कि मेरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रांसमिशन का, इन सब का आपने इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आंसर देना होता है। लाइक डायग्नोसिस आइटियोलॉजी होती है, मैनेजमेंट होती है, प्रोग्नोसिस होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, ट्रांसमिशन होती है और इसके अलावा ये उसकी लाइफ को फंक्शनिंग को अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, सबको इन्फॉर्मेशनल केयर कहते हैं। और इन्फॉर्मेशनल केयर के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, लाइक प्रॉपर टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज कराना है, उस लैंग्वेज के अंदर इन्फॉर्मेशनल केयर करनी है जो पेशेंट समझ सकता है। लेकिन अगर पेशेंट की लैंग्वेज डॉक्टर नहीं समझ सकता या दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को सही तरह समझ नहीं सकते, तो इस केस में आपने फ्लो चार्ट्स या पिक्चर डायग्राम स्केचेस का यूज़ करना है, फिगर्स वगैरह का यूज़ करना है। तो इस केस में वो पिक्चर्स को यूज़ करते हुए आगे इंटरेक्शन कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। काउंसलिंग सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? तो अगर आप काउंसलिंग वाले टॉपिक की तरफ आते हो तो काउंसलिंग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, फिर वार्मथ एंड कंसिडरेशन है, क्लैरिटी है और लास्ट में हियर एंड नाउ थिंकिंग होती है। तो ये काउंसलर के पास ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। इसके बाद एक्टिव लिसनिंग है। जो एक्टिव लिसनिंग होती है ये आपने कम्युनिकेशन स्किल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है, चैप्टर नहीं बल्कि टॉपिक के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल वाले में अटेंडिंग और लिसनिंग होती है। एक्टिव लिसनिंग के अंदर आपकी लैंग्विस्टिक और पैरा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट दोनों को स्टडी करते गए। लिंग्विस्टिक के अंदर वर्ड्स आ जाएगी और पैरा लिंग्विस्टिक के अंदर उसने किस तरह से उन वर्ड्स को अदा किया है। फॉर एग्जांपल टोन, वॉल्यूम्स, पिच, फ्लुएंसी, पॉजेस, ये सारे पैरा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन भी है, यूज ऑफ जेस्टर्स भी है, बॉडी मूवमेंट भी है और आई कॉन्टैक्ट है। ये नॉन वर्बल क्यूज ये पैरा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। तो ये एक्टिव लिसनिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एक्टिव लिसनिंग के अंदर पैरा लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पे आपने खासूसन फोकस करना है। इसके बाद फोर्थ की तरफ चलते गए, ओके। तो एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी और सिंपैथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर पूछी जाती है। एम्पैथी का मतलब है कि मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। जब समझ सकता हूँ आ जाएगा तो वो एम्पैथी है। तो क्या सिंपैथी के अंदर मुझे बहुत अफसोस हुआ, आई एम सॉरी, तो ये सिंपैथी होती है। और आपने सिंपैथी नहीं एम्पैथी करनी होती है, क्योंकि सिंपैथी के केस में बंदा आई एम सॉरी कह के भाग जाता है, लेकिन एम्पैथी के अंदर उसको एहसास दिला रहा होता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही फील करता जैसे आप फील कर रहे हो। इसके बाद फिफ्थ की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ एमसीक्यू है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो इसेंशियल होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप या इंटरेक्शन इसी के ऊपर बेस करता है। इसके बाद एससीक्यू की तरफ आती है 7 क्वेश्चन जिनका आंसर इन्फॉर्मेशन केयर के अंदर देना है। तो आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देते हैं। प्रॉपर टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज कराना होता है ताकि रीजनेबल इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट को, उनकी फैमिली को दे सके। उसके डिजीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, इन्फॉर्मेशनल केयर के बारे में हम 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिजीज की, ड्रग की और डॉक्टर की, ठीक है। फिर जो इन्फॉर्मेशनल केयर है उसको ऐसी लैंग्वेज के अंदर कन्वे करना है जो कि पेशेंट आराम से समझ सकता हो, ओके। फिर इसके बाद पेशेंट की नॉलेज से स्टार्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन से। आपने पूछना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हो। फिर डॉक्टर उसकी मिथ को, मिसकंसेप्शन वगैरह को रिमूव करेगा, ओके, डिस्क्रिप्शन वगैरह की फॉर्म में, ओके। इसके बाद है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोफेशनल फॉर्म में डिलीवर करना होता है, एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स प्रोवाइड करनी है, ओके। नेगेटिव रिएक्शन के खौफ से बेखबर होके, यानी ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसको खबर दी तो वही खौफ ज़्यादा हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा या अपनी
हिम्मत खो बैठेगा, ऐसी बातें नहीं करनी, प्रोफेशनल तरीके के अंदर इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है। इसके बाद डिजीज ट्रीटमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को बताना है। अगर सही तरह समझ नहीं पा रहा तो फिर आप डायग्राम का, स्केचेस का, सिंपल फिगर का यूज कर सकते हो और लास्ट में पेशेंट को कहना है कि आप समराइज करो कि मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है 3D के बारे में, डॉक्टर, ड्रग और डिजीज के बारे में। तो ये 7 क्वेश्चंस जिनका 7 इसेंशियल इन्फॉर्मेशनल केयर के, लेकिन ये तो सवाल पूछा था ही नहीं, 7 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 7 क्वेश्चन में मेरे साथ क्या बीमारी है, डायग्नोसिस है, मुझे ये कैसे बीमारी होगी, इटियोलॉजी है, क्या ये कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में, क्या ट्रीटमेंट सेफ है, क्या कोई सीरियस या डेंजरस साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो ये मैनेजमेंट आ जाएगा, मैं कब तक रिकवर हो जाऊंगा, तो प्रोग्नोसिस है, क्या कोई परहेज तो नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन है, क्या मेरी इलनेस मेरे बच्चों तक या किसी दूसरे फैमिली मेंबर तक फैल सकती है, तो वो ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। और लास्ट में है कि क्या मेरी इलनेस या जो ट्रीटमेंट होता है मेरी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा, क्या मैं अपने काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ या रेस्ट कर सकता हूँ या किसी भी टाइप की एक्टिविटी कर सकता हूँ। इसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द ब्रेकिंग बैड न्यूज। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज होती है, इसके लिए बहुत सारी मॉडल्स होती है। सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो बायोसाइको सोशल मॉडल होता है। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स भी होते हैं लाइक इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल है, फुल डिस्क्लोजर मॉडल है, पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल है, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल होती है। तो ये बहुत सारे मॉडल होती है जो कि बैड न्यूज को ब्रेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो पहला जो सबसे मेजर जो होता है वो बायोसाइको सोशल मॉडल होता है जो कि रेकमेंडेड होता है फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं लाइक सीटिंग एंड सेटिंग है, फिर इसके बाद आता है पेशेंट परसेप्शन है, फिर इसके बाद आता है इन्विटेशन है, और फिर नॉलेज है, फिर इसके बाद एम्पैथी होती है, और लास्ट में समराइज और प्लान ऑफ एक्शन है। तो उसके मिमोनिक होता है स्पाइक्स, तो मिमोनिक स्पाइक्स, और आखिर में प्लान ऑफ एक्शन आपने ऐड कर देना होता है। फिर इसके बाद आता है इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल। इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल के अंदर क्या चीजें होती है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ लेकिन ब्लर होना शुरू हो गया है। इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है उसका जो रेट ऑफ डिस्क्लोजर होता है वो डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट का डिजायर है, यानी जितना पेशेंट चाहता है कि मुझे बीमारी के बारे में पता होना चाहिए उतना ही आपने उसको बताना है। फुल डिस्क्लोजर मॉडल के अंदर आपने सब चीजें बता देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। पैटर्नलिस्टिक के अंदर शुगर कोटिंग के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है ताकि उसको पेन ना हो, लेकिन यहाँ पर सिंपैथी यूज होती है, एम्पैथी यूज नहीं होती, दैट इज वाई दिस इज नॉट अलाउड। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं बताना उसको। तो ये डिफरेंट मॉडल्स होते हैं फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी या मेडिकल एथिक्स वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या एमसीक्यू आते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बता दो आपने क्या क्या पढ़ना है। मेडिकल एथिक्स है, एथिक्स की जो दो ब्रांचेज होती है, चार नहीं होती दो होती है, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव के अंदर क्या होना चाहिए और क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वो एक्चुअली होती है। ऑटोनॉमी, बेनिफिट्स, नॉन बेनिफिट्स आपने पढ़नी है। कॉमन एथिकल इशू के अंदर इन्फॉर्म कंसेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यूथनेसिया, माल प्रैक्टिस, और इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ पेशेंट इन द क्लिनिकल ट्रायल है। जबकि एथिकल डिलेमा या प्रॉब्लम के अंदर यूथनेसिया है, एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट है, सेक्सुअल बाउंड्री की वायलेशन होती है, चार्जेस या फीस है, रिलेशनशिप द फार्मास्यूटिकल कंपनी या मीडिया मेडिसिन है, ओके, ई कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी असिस्टेड मेडिकल सर्विसेज है, या मेडिकल स्टूडेंट का डिक्लेरेशन या ट्रेनिंग हेल्थ प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन आ जाता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है जिसमें वर्टिकल मॉडल है, टीचर स्टूडेंट मॉडल और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन मॉडल है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर पेशेंट्स है। फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जिसमें सोशल बाउंडिंग है, डिपेंडेंस है, ट्रांसफरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ फिजिशियन, बर्न आउट आ जाता है। ओके, तो सीधा सीधा हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज इसकी लंबी स्टेटमेंट वाली है, तो मैंने आपको इसलिए आपको ओवरव्यू दिया क्योंकि एमसीक्यूज भी इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाली है। लाइक जो पहला एमसीक्यू है वो क्या होना चाहिए कि जो यंग मैन था उसने ट्रीटमेंट करवाया फीमेल डॉक्टर से, लेकिन रिकवरी के बाद उसने उसको गिफ्ट देना शुरू कर दिया, वो भी एक्सपेंसिव वाला। तो जो एथिकल वे है डॉक्टर का कि वो किस तरह से रिफ्यूज़ करे उसको, तो उसको पोलाइटली गिफ्ट को रिफ्यूज़ करे और पेशेंट को एक्सप्लेन करे कि ये मेरे मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है कि मैं इन गिफ्ट्स को रिसीव करूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि 25 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू यू इमरजेंसी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, एग्जामिनेशन में पता चला कि प्रोफ्यूज ब्लड लॉस है, ब्लड बीपी काफी ज्यादा गिर गया है, कोल्ड क्लाइमेट स्किन है, ड्राउजी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू वेक हिम, उसको जगाने की कोशिश करो ताकि कंसेंट ले। कंसेंट इमरजेंसी वाले केसेस के अंदर नहीं ली जाती, ठीक है, तो इन्फॉर्म कंसेंट वाले टॉपिक में से लिया गया है। तो इन्फॉर्म कंसेंट वाले टॉपिक के अंदर आती है तो कंसेंट किन किन कंडीशन के अंदर आपने नहीं लेनी होती है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर इमरजेंसी एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट है या अनकॉन्शियस या लॉन पेशेंट है या लाइफ सेविंग मेजर्स रिक्वायर करता है या 16 से नीचे है या फिर इम्पेयर्ड कैपेसिटी या टू गिव कंसेंट। और कंसेंट के अंदर जो इन्फॉर्म कंसेंट होती है उसके अंदर आपने 5 नहीं बल्कि 6 चीज़ों को इन्फॉर्म करके कंसेंट लेनी है, परमिशन लेनी है। वो 6 चीज़ें होती है ब्रेन्स, बी से बेनिफिट है यानी इस प्रोसीजर का क्या बेनिफिट है, इसके बाद रिस्क का क्या, इसका कोई रिस्क या साइड इफेक्ट तो नहीं है, अल्टरनेटिव के अंदर क्या आपके दूसरे ऑप्शन है, इंट्यूएशन के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जो के सेंस वगैरह बना रही है, क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नथिंग का मतलब है कि अगर मैं कोई ट्रीटमेंट या प्रोसीजर वगैरह नया करवाऊँ तो खैर है, और एक्सक्यूज में का क्या मतलब है कि क्या मुझे कुछ टाइम मिल सकता है डिस्कशन या डिसीजन वगैरह लेने का, डिसाइड करने का। तो ब्रेन्स है, बेनिफिट, रिस्क, अल्टरनेटिव, इंट्यूएशन, नथिंग और एक्सक्यूज मी है।
इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ये साइकोलॉजिकल रिएक्शन वाले में से आया हुआ है। साइकोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर आपने जो चीज़ नहीं छोड़नी इसमें से, बेशक आप सोशल बॉन्डिंग छोड़ दो, डिपेंडेंस छोड़ दो, लेकिन ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस, इसका डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफरेंस डॉक्टर से पेशेंट या पेशेंट से डॉक्टर, ये क्या हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो पेशेंट है, पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस था, लेकिन वो इंफॉर्मेशनल केयर लेने के बावजूद आगे शुगर ड्रिंक या स्वीट को लेना नहीं छोड़ता होता। ओके, ठीक हो गया। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये रेजिस्टेंस वाले के अंदर आता है, मुजाहिमत दिखा रहा है। ओके, ट्रांसफरेंस के अंदर और काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर आपने डिफरेंस को जरूर आपने याद रखना है कि ट्रांसफरेंस के अंदर और काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जो ट्रांसफरेंस होती है, ट्रांसफरेंस में जो पेशेंट्स होते हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग को डॉक्टर की तरफ ट्रांसफर कर देता है, और काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर जो डॉक्टर होता है अपने इमोशंस या फीलिंग को पेशेंट की तरफ ट्रांसफर कर देता है। तो काउंटर और ट्रांसफरेंस आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू, हाँ, फोर्थ एमसीक्यू है कि आपने ऐसे पेशेंट से बात करनी है जिसने डायलिसिस को इनकार कर दिया है, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो स्ट्रेटेजी अभी किस टॉपिक में से आया हुआ है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आओगे, ये एटीट्यूड है टुवर्ड द सेल्फ डेवलपमेंट है, एटीट्यूड स्किल्स है, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक में भी नहीं है। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर वाले के अंदर आया कि डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो प्रोस एंड कॉन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे, और जो डायलिसिस की चॉइस है उसके ऊपर छोड़ दे, बाकी उस पर आगे डिपेंड करता है कि डायलिसिस वगैरह करवानी है या नहीं करवानी। इसके बाद ये है कि ये जो यंग मैन है मेडिकल ओपीडी के अंदर किया, लिम्फ ग्लैंड की स्वेलिंग है, जेनिटल अल्सर है, क्रॉनिक फटीग है, तो पता चला कि वह HIV पॉजिटिव है। तो मेडिकल एथिक्स के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स है, तो मेडिकल एथिक्स के प्रिंसिपल कौन कौन से होती है आपको एटलीस्ट पहले ये पता होना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेडिकल एथिक्स के, ऑटोनॉमी है, बेनिफिशंस है, नॉन मैलिफिसेंस, और लास्ट में जो चौथा होता है वो जस्टिस है, जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। इन तीनों प्रिंसिपल को मिला के हम प्राइमा फेसिया कहते हैं। ओके, ठीक है, प्राइमा फेसिया कहते हैं, यानी ये करेक्ट होते हैं अनलेस एंड अनटिल कि ये फॉल्स प्रूवन हो सके। तो आपने क्या करना होगा, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को काउंसल करना है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, और पेशेंट को परसुएट करना है कि अपनी वाइफ को बता दे, इन्फॉर्म करना है, यानी यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहे हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको किन किन कंडीशन के अंदर ब्रीच करते होती है। ओके, तो इसको भी आपने देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में कभी एक बार पूछ लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को कब ब्रीच करना पड़ता है, इन्फॉर्म कंसेंट आपने कब स्किप करनी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और किस कंडीशन के अंदर ब्रीच करनी है, तो पेशेंट खुद अथॉरिटी देता है कि, पेशेंट खुद इजाजत देता है कि इसको लीक कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए या मेडिकल रिपोर्ट है। इसके बाद जब डिस्क्लोजर पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर होता है, या जो इन्फॉर्मेशन होती है हेल्थ केयर के अंदर शेयर होती है। ओके, या फिर जो डिस्क्लोजर होता है पब्लिक इंटरेस्ट के फायदे में होता है, लाइक अगर HIV का पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है, तो औरों को लगाता रहेगा। तो ये असल में MCQ वाला पॉइंट है, ये इस जगह से लिया गया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अब बारी है SCQs की। तो व्हाट आर द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स के एसेंशियल प्रिंसिपल है 2 कॉमनली इग्नोर्ड एथिकल नॉर्म्स इन द, ठीक है, तो केमिकल क्या रू, एथिकल नॉर्म्स कौन से जो इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसके अलावा इन्फॉर्म कंसेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द 2 मोस्ट कॉमन एथिकल कंसर्न जो फिजिशियन के लिए होते हैं, वो कंसर्न और कॉन्फिडेंशियलिटी। जबकि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स के अंदर ऑटोनॉमी है, बेनिफिसेंस है, नॉन मैलिफिसेंस और जस्टिस वगैरह आ जाते हैं। इन तीनों को मिला के हम प्राइमा फेसिया वगैरह कह देते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। जो ऑटोनॉमी होती है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो पेशेंट है वो खुद मुख्तार है, यानी पेशेंट के पास कोई फोर्स नहीं है, पेशेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि वो डिसीजन वगैरह ले सकता होता है अपने ट्रीटमेंट के बारे में। बेनिफिसेंस का मतलब है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं सब पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। नॉन मैलिफिसेंस का मतलब है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। जस्टिस का मतलब है हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करनी है, हर एक के साथ, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करनी, फेयर, इक्विटेबल और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट हो हर पेशेंट का, तो उसको जस्टिस वगैरह के अंदर कह देते हैं। इसके बाद 2 जो एथिकल इश्यूज वगैरह जो ओमिट हो जाते हैं, तो इश्यूज या ओमिशन के अंदर इन्फॉर्म कंसेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज्यादा कॉमन यही होती है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, और यूथेनेसिया, माल प्रैक्टिस और पेशेंट इंक्लूजन इन द क्लिनिकल ट्रायल है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट वो होती है, तो ये जो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं फिजिशियन। ओके, जो कंसेंट होती है, कंसेंट बहुत सारे डॉक्टर ओमिट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड होता है। पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल है। तो इस एटीट्यूड के वजह से जो कंसेंट होती है वो ओमिट कर दी जाती होती है। ओके, यानी जो डॉक्टर ये कहती है कि वो जो भी करेंगे वो पेशेंट के लिए बेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर कोई पेशेंट यानी ये इलिटरेट है, इग्नोरेंट पर्सन है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन कंडीशन के अंदर जो
कंसेंट ओमिट कर दी जाती है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है जब कॉम्प्रोमाइज होती है, जब हम पेशेंट की कंडीशन को या क्लिनिकल डिटेल को उसके रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ या वेल विशर्स के साथ शेयर कर देते हैं लेकिन पेशेंट की परमिशन नहीं लेते, तो इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है। कंसेंट की बात करते हैं, कंसेंट ये वो एग्रीमेंट होता है जो कि पेशेंट को यानी वो परमिशन होती है जिस पेशेंट के एग्जामिनेशन से पहले, हिस्ट्री लेने से पहले, प्रोसीजर ट्रीटमेंट से पहले जो कंसेंट होती है वो ली जाती है, यानी परमिशन होती है, एग्रीमेंट होता है। ओरली भी हो सकती है या किसी फॉर्म को साइन कराने से भी हो सकती है, या फिर रिटन स्टेटमेंट होती है, या सिंपल जेस्टर से भी ली जा सकती होती है, लाइक वो इशारा वगैरह कर देता होता है। अब जो कंसेंट है, कंसेंट के बारे में क्या चीज़ें, जो वैलिड कंसेंट है उसके क्या पॉइंट होने चाहिए। पेशेंट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी पेशेंट के पास पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजन वगैरह कर सके। डिफेक्ट ऑफ माइंड, जजमेंट या पागलपन नहीं होना चाहिए। जो पेशेंट है वो कंसेंट फ्रीली दे, वॉलंटरली दे, यानी कोई आपने खौफ वगैरह तारी करके नहीं, यानी कोई डरा धमका के कंसेंट नहीं लेनी। जो पेशेंट के पास कुछ दूसरे ऑप्शन वगैरह भी होने चाहिए कि वो इस डॉक्टर के ट्रीटमेंट को या प्रोसीजर को इग्नोर या फिर रिफ्यूज वगैरह कर सकता होता है। ओके, पेशेंट को तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। अगर पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, स्पेसिफिकली प्रोसीजर, ट्रीटमेंट या स्किल की बेनिफिट है, रिस्क है, अल्टरनेटिव है, इंट्यूशन है, नथिंग और एक्सक्यूज मी के बारे में, तो फिर ऐसे कंसेंट को इन्फॉर्म कंसेंट कहते हैं। जो एक्सेप्शन होती है इन्फॉर्म कंसेंट की, तो इन्फॉर्म कंसेंट की क्या होती है एक्सेप्शन, तो एमरजेंसी के अंदर आया, एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में आया, अनकॉन्शियस है, अलॉन पेशेंट है, लाइफ सेविंग मेजर्स रिक्वायर कर रहा है, या चाइल्ड है 16 से नीचे, या इम्पेयर्ड कैपेसिटी है, कंसेंट नहीं दे सकता, लाइक पागलपन है, या फिर इंटॉक्सिकेशन है, अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन है। जो कंसेंट होती है या ऑटोनॉमी की रिफ्लेक्शन होती है, और ऑटोनॉमी आपको पता है कि ये क्या होता है, फोर मोस्ट यानी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है सबसे ज़्यादा ब्रीच की जाती है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, पता नहीं यहाँ पर लिखा हुआ था कि हिपोक्रेट्स ओथ के अंदर आ जाता होता है। अब किन कंडीशन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं, द पेशेंट खुद इजाज़त देता है, या जो डिस्क्लोजर है पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होता है, लाइक फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज है, या टर्मिनली इल पेशेंट है, या डिस्क्लोजर पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर होता है, या फिर लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट के केस में या रिसर्च पर्पस के केस में कर सकते होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफरेंस एंड द काउंटर ट्रांसफरेंस। तो आपको मैं डिफरेंस पहले बता चुका था, दोबारा बता देता हूँ। ट्रांसफरेंस के अंदर पेशेंट अपने इमोशंस को, फीलिंग को डॉक्टर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। काउंटर के अंदर डॉक्टर अपने इमोशंस को पेशेंट की तरफ ट्रांसफर कर देता है। अब इमोशंस का अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। डेफिनेशन पहले यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने पता नहीं फनी कॉमिक बताई हुई है, जैसी फनी कॉमिक्स में उसमें पढ़ता था जब डॉन अखबार के अंदर इतवार के दिन या हफ्ते के दिन कोई मैगजीन आता था तो उसके अंदर ऐसे कुछ बना हुआ होता था, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता था। ट्रांसफरेंस की बात करते हैं तो ट्रांसफरेंस के अंदर फीलिंग्स, एटीट्यूड, डिजायर, इमोशंस, फीलिंग, ये सारी पेशेंट्स डॉक्टर की तरफ प्रोजेक्ट कर देता होता है। ट्रांसफरेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। तो पहले इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। कोई अडल्ट पेशेंट है, मेडिकल वार्ड के अंदर है, तो वही कहता है कि मुझे सिर्फ पार्टिकुलर डॉक्टर ही एग्जामिन करे, मुझे कोई पार्टिकुलर डॉक्टर ही इसके बेड को चेंज करे, इसकी हिस्ट्री ले, एग्जामिनेशन वगैरह करे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस होती है। पॉजिटिव वो भी हो सकती है, नेगेटिव वगैरह ट्रांसफरेंस वगैरह भी हो सकती है। काउंटर के अंदर जो इमोशनल रिस्पॉन्स होती है डॉक्टर की, वो पेशेंट की तरफ डायरेक्टेड हो जाती है, प्रोजेक्टेड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। बाकी बस इतनी डिटेल काफ़ी है, बाकी हम इसको बाद में देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल सारे खत्म हो गए हैं, अब सेक्शन सी की तरफ आती है। सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ना छोड़ना, और सबसे पहले आप इसी से स्टार्ट करना, सेक्शन सी से ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन वैसे दो ही है, तो MCQ वगैरह को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके MCQ के बाद SCQ की तरफ जंप करते हैं। तो सबसे पहला MCQ है कि मेडिकल स्टूडेंट है जो कि 9वीं के वाइवा के अंदर फेल हो गया है, तो अपने कमरे में आता है हॉस्टल के अंदर और देखता है कि उसका रूममेट कोई मूवी देख रहा है। अब ये इस बात पे हंसी नहीं आ रही कि MCQ फनी था, इस बात पे हंसी आ रही है कि MCQ है, सेक्शन सी से बिलोंग नहीं करता, ये सेक्शन ई का MCQ है। सेक्शन ई के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये होता है कि जो एक बंदा होता है जो अपना थोड़ा सा गुस्सा किसी और की वजह से था लेकिन किसी और बंदे के ऊपर उतार देता है, तो अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना, अपनी भड़ास किसी और पे उतार देना, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये वाला यहाँ पर नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो 14 ईयर ओल्ड बेबी है तो हॉस्पिटल के अंदर लाया गया वैक्सीनेशन के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में एंटर होता है, जैसे एंटर होती है तो फिर इंजेक्शन आने से पहले ही इंजेक्शन को देखती है, एंटीसेप्टिक वगैरह को फील करना शुरू कर देती है। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर आएगा, तो वो पहले से ही हैबिचुएटेड हो चुकी है, यानी पहले से ही उसको पता चल गया है कि जैसे कोई डॉक्टर को देखा तो एंटीसेप्टिक उसने स्मेल कर लिया और इंजेक्शन आने वाला है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या फ़र्क होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो पहले आ जाता है रिफ्लेक्स से पहले, जबकि ओपेरेंट के अंदर जो स्टिमुलस होता है
वो रिफ्लेक्स के बाद देखने को मिलता होता है। इसको क्लासिकल को डिस्कवर किया था रशिया के अंदर पावलोव ने, जबकि इसको BF स्किनर ने किया था US के अंदर। क्लासिकल के अंदर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन होती है, पेरेंट के अंदर रीइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक होता है, जबकि ये वॉलंटरी होता है, एनवायरमेंट के अंदर ऑपरेट करता है। पैसिव लर्निंग है, जबकि एक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग को आगे कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन है। तो अनकंडीशन का रट्टा मान लो कि जो अनकंडीशन है वो नेचुरल होता है, यानी जो नेचुरल स्टिमुलस होता है, जबकि जो कंडीशन होता है जिसको हमने आदि बनाया हुआ होता है, जिसको हम न्यूट्रल कह लेते हैं। न्यूट्रल और नेचुरल थोड़ा सा डिफरेंस है इनका। ओके, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑपरेंट कंडीशन है वो किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है और एग्जाम के अंदर ऐसे ही SCQ के अंदर इनकी स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये डिस्कवर करना है कि कौन सी बैड हैबिट को रीइंफोर्स कर रहा है, फिर रीइंफोर्समेंट को डिले करना। तो पहला रीइंफोर्समेंट को डिले करना या अवॉइड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है कि नैरो क्यूज को नैरो डाउन कर देना, अवॉइड कर देना, जो कि बैड हैबिट को एलिसिट करते हैं, या कोई बैड हैबिट से पहले जो स्टिमुलस आता है उसके केस में इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, या फिर नेगेटिव प्रैक्टिस के जरिए काम करना ताकि बैड हैबिट को डिस्कम्फर्ट से एसोसिएट कर सके, या फीडबैक को यूटिलाइज करना अपने बैड हैबिट को चेंज करने के लिए। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो एग्जांपल होती है या यूजेस होते हैं तो वो एक्विजिशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी है, कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया है। ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया के अंदर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है, इसको ना भूलना क्योंकि इसके बहुत सारे MCQ आने सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन के। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, साइकियाट्रिस्ट के पास गया कि उसको बहुत खौफ होता है, यानी जैसे वो कैडावर को देखता है तो उसको खौफ होना शुरू हो जाता है। अब ये फोबिया की डेफिनेशन है। तो फोबिया का क्या मतलब होता है? इरेशनल फियर होता है, इरेशनल जिसके कोई आगे मन तक ना हो। ठीक है, तो ये इरेशनल फियर को क्या कहते हैं? हम फोबिया कहते हैं। इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल और सिचुएशन, इसको क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन को यूज करते हैं, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसमें यह होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि आप फुली रिलैक्स हो जाओ, और फिर आप करते क्या है कि आप कहते हैं कि पेशेंट को कि जिस चीज़ को आपको डर लगता है उसको अपने माइंड के अंदर इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद जैसे ही वो खौफ ज़्यादा होने लगता है तो उसको फौरन रिलैक्स कर देना है, और फिर दोबारा से कहना है कि उसको अपने माइंड के अंदर दोबारा से इमेजिन करो। तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फाइनली उसको डर लगना बंद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। तो एक बात आप फोकस करना है कि बिहेवियर साइंस के अंदर जो डायग्राम्स है ना थोड़ी सी अच्छी है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट MCQ है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व द रिकॉल ऑफ इंडिकेशन फॉर एंडोस्कोपी। मेमोरी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लर्निंग वाले मेमोरी वाले 3 से लेकर 4 MCQ मैं अभी से बता रहा हूँ, ये ज़रूर आने हैं। अब रिकॉल ऑफ इंडिकेशन फॉर एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी का जो रिकॉल होता है, किस कंडीशन के अंदर एंडोस्कोपी लगवाई जाती है, या फिर इसका जो रिकॉल होता है तो ये कौन सी मेमोरी के अंदर बिलोंग करेगा। जो आपको पता है कि जो मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी होती है। जो इसमें से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको मज़ीद 2 में डिवाइड करती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जो इम्प्लिसिट होती है वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है, स्किल या टास्क के लिए की जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आना है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर हाउ टू स्विचर। तो स्विचर किस तरह से लगाने हैं, तो स्विचर लगाने वाली जो मेमोरी होती है वो इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल मेमोरी, क्योंकि आपने स्विचर टांग के लगाने हैं। ठीक है, तो ये कोई मोटर एक्टिविटी वाली मेमोरी को इम्प्लिसिट कहते हैं, जबकि कॉन्शियस मेमोरी को एक्सप्लिसिट कहते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी कहती है फैक्ट मेमोरी के बारे में। अब जो फैक्ट्स होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंडिकेशन फॉर एंडोस्कोपी, ये कॉन्सेप्ट है, जबकि इवेंट्स या एक्सपीरियंस की मेमोरी को एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। लाइक इसके कुछ एग्जांपल लिखी हुआ है कि आपका कॉलेज का पहला दिन है, या बर्थडे कब होती है, या फिर पेशेंट की क्लिनिकल स्टेट क्या है, तो ये इवेंट्स के बारे में है। जबकि सिमेंटिक वाली ये है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, या पाकिस्तान एशिया के अंदर है, हार्ट लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, मोटर कॉर्टेक्स मीडियल फ्रंटल लॉब के ऊपर है। जबकि इम्प्लिसिट के अंदर किस तरह से डाइसेक्ट करना है, किस तरह से नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करनी है, किस तरह से टेनिस खेलना है, किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह से कार चलानी है। अब लास्ट MCQ है डिमेंशिया को एसेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ये आपको मेमोरी वाले टॉपिक में मिल जाएगा। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के मुताबिक अगर स्कोर 18 होता है तो माइल्ड डिमेंशिया है, अगर 12 से लेकर 18 तो मॉडरेट है, 12 से भी नीचे है तो फिर डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ अच्छा कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो कि मेमोरी को इंपेयर कर देते हैं। थायमिन की डेफिशिएंसी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोग्लाइसीमिया है, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज है, सब्सटेंस अब्यूज है, हेड इंजरी होती है, इसकी वजह से मेमोरी इंपेयर्ड हो जाती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो टेम्परेरी अल्टरेशन होती है मेमोरी की, ओके, लेकिन कोई फिजिकल कॉज वगैरह नहीं होता। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को एंटीरोग्रेड एमनीजिया, जबकि लॉन्ग टर्म को वो रिट्रोग्रेड एमनीजिया वगैरह कह रहे हैं। ठीक है, तो जो MMSE है इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, लाइक आज की डेट क्या है, आज कौन सा यानी ये कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा सीजन है, समर है, विंटर है या स्प्रिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी है। तो मेमोरी की फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती है, तो कौन क्या क्या स्टेजेस होती है, तो 3 स्टेजेस है, इनकोडिंग है, रिट्रीवल और स्टोरेज है।
पहले इनकोडिंग है, फिर स्टोरेज और फिर रिट्रीवल होती है। ठीक है, तो ये तो मेमोरी की स्टेजेस इनकोडिंग है, स्टोरेज और फिर रिट्रीवल होती है। इनकोडिंग के अंदर जिस तरह कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को न्यूरल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट वगैरह कर देना होता है। फिर उसको आपने क्या करना है, इनकोडिंग के बाद फिर आपने जो स्टोर कर देना है। ठीक है, तो सिलेक्टिव अटेंशन वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इनकोडिंग वाली थी, वो स्टोर हो जाती है, टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। ओके, जो रिट्रीवल है, रिट्रीवल का मतलब है इसको बार बार रिकॉल वगैरह कर देना है। जो ह्यूमन मेमोरी है वो कंप्यूटर की तरह काम करती है। जैसे एक आपके ब्रेन में कोई चीज़ स्टोर कर दो तो हम उसको नाम से रिकॉल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट देना पड़ता होता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज या वेल रिहर्स्ड इन्फॉर्मेशन को रखोगे, यानी ऑर्गेनाइज रखोगे और इनको बार बार रिकॉल करते रहोगे, तो उनको याद करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। तो सेक्शन डी की तरफ आ गया। तो सेक्शन डी के अंदर ये लिखा हुआ है कि 35-year-old वर्कर इंजर्ड हिमसेल्फ ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट है और इसका एक बाजू खो गया है। सोशल सपोर्ट कल्चर के अंदर क्या हो सकती है कि यानी सोशल सपोर्ट के मुताबिक जो कि हमारे कल्चर के अंदर होती है, तो उसको सबसे ज़्यादा रिलाई किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए या सपोर्ट कहाँ से आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फैमिली मेम्बर से आनी चाहिए। अब ये वाला आपको कहाँ से मिलेगा, आप सोशियोलॉजी वाले टॉपिक की तरफ आओगे तो ये टॉपिक है सोशल सपोर्ट। अगर सोशल सपोर्ट मिलेगी तो जो बहुत सारे फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है हम उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं, या जो रिकवरी होती है सर्जरी से हम उसको बहुत तेज़ी से आगे प्रमोट कर सकते हैं। जो सोशल सपोर्ट होती है फैमिली मेम्बर से भी आ सकती है, फ्रेंड से भी आ सकती है, वर्क कोलीग वगैरह से भी आ सकती है, या दूसरी एजेंसी वगैरह से भी आ सकती है। जो सपोर्ट होती है इसके क्या फ़ायदे हैं, पहली बात के स्ट्रेस को खत्म कर देगी, दूसरी बात रिकवरी को प्रमोट करती है, तीसरी चीज़ और ट्रीटमेंट एडहेरेंस वगैरह करवा देती है। ओके, तो ये 3 चीज़ें होती है। और जो डॉक्टर होते हैं जो कि होलिस्टिक मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनका मेन मोटिव या उनका मेन ड्यूटी है कि उन्होंने सोशल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। ठीक हो गया। ओके, और सोशल सपोर्ट अब फैमिली मेम्बर से भी आ सकती होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो फैमिली मेम्बर से आती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इतना बड़ा लिखा हुआ है, 56-year-old लेबरर है, हाइपरटेंशन है, एज इनहिबिटर दी गया है, लेकिन उसने उसको लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अंग्रेज़ी दवाई गर्म होती है। तो ये यहाँ वाला ये मैंने इधर देखा था, यस, तासीर के बारे में है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चर फैक्टर ऑफ थेरापेटिक, यानी डिफरेंट सोशियो कल्चर बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है मेडिसिन के बारे में। कुछ हॉट कहते हैं, कुछ कोल्ड कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इंजेक्शन बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इंजेक्शन लास्ट स्टेज को इंडिकेट करता है कि हम मरने वाले हैं। ओके, तो कहते हैं कि अंग्रेज़ी दवाई गर्म होती है और वो उसको हॉट वेदर के अंदर लेना पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, और वो ये कहता है कि अगर मैं दम कराऊंगा, नमाज वगैरह पढ़ूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगा। तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो आपने पेशेंट को ये बताना है कि मेडिकेशन सेफ है और उसको ले सकता है, इसके अलावा वो दम वगैरह भी करवाए और वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा के क्या नुकसान होते हैं। जो स्टिग्मा होता है ये जो इलनेस की डिटेक्शन को डिले कर सकता है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रोविजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ऑक्यूपेशनल या इकोनॉमिक स्टैंडिंग वगैरह को खराब कर सकता है। ओके, तो जो स्टिग्मा को डील करने वाले मेथड क्या होते हैं कि जो स्टिग्मेटाइज ग्रुप है उनको आपने रीच करना होता है, लाइक मेंटली इल पेशेंट है, और इनकी केयर को जनरल हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट कर देना होता है, या मीडिया वगैरह यूज़ करने हैं ताकि जो कंपेन है वो चलाई जा सके। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू होगा स्टिग्मा रेफर्स टू। तो स्टिग्मा रेफर्स टू हैविंग अ डिफरेंस दैट इज कंसीडर्ड डिसग्रेसफुल एंड द शेमफुल बाय द सोसाइटी। तो डिसग्रेसनेस क्या होती है, स्टिग्मा क्या होता है, मार्क ऑफ डिसग्रेस होती है, जिसको कहते हैं कि बुरा धब्बा लग गया है इसकी इज्जत के ऊपर। तो मार्क ऑफ डिसग्रेस होती है या शेमफुल डिफरेंस वगैरह होती है। लाइक हमारे माशरे के अंदर अगर कोई इनफर्टिलिटी है या मेंस्ट्रुएशन में डिले आ रहा है, कोई जेनिटल मालफॉर्मेशन है या फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो उसको बहुत मायूब समझा जाता है। तो मायूब समझना इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं। एपिलेप्सी है, मेंटल इलनेस, इनका भी स्टिग्मा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डॉक्टर स्टिग्मा को रिमूव कर सकते हैं। अभी आपको मैंने सारा बताया था कि मेंटली इल की तरफ रीच आउट करे, इनकी केयर को इंटीग्रेट करे और मीडिया वगैरह को यूज़ करे ताकि वो कंप्लेन वगैरह चला सके। हाउ शुड डॉक्टर बिहेव इन द फेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। ओके, तो उनको इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता और ये बैरियर ही नहीं होता इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ डज कल्चर अफेक्ट ट्रीटमेंट एडहेरेंस है। तो ट्रीटमेंट एडहेरेंस को क्या बोलते हैं हम, कंप्लायंस वगैरह कहते हैं। इफेक्ट ऑफ सोशल फैक्टर ऑन द ट्रीटमेंट एडहेरेंस है। इसके बाद ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज एंड द नॉर्म्स, जो कि बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट एडहेरेंस की तरफ या कंप्लायंस वाले टॉपिक की तरफ। ठीक है,
ओके, तो कॉम्प्लायंस होते क्या? कॉम्प्लायंस का मतलब है कि हेल्थ रिलेटेड एडवाइस को फॉलो ना करना, तो उसको नॉन कॉम्प्लायंस कहते हैं। जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस उसको कॉम्प्लायंस कहते हैं। इसके अंदर ये हो सकता है जो मेडिकेशन है उसको इनकरेक्टली लेना, या मेडिसिन को लेना ना, या फिर इसेंशियल बिहेवियर चेंजेस को रिफ्यूज कर देना, या उसको भूल जाना, या अपने पुराने बिहेवियर के ऊपर परसिस्ट रहना, लाइक स्मोकिंग है या शुगर वगैरह को ईट करना। जो फेलियर टू एडहेरेंस होती है या फिर नॉन कंप्लायंस होती है वो कौन कौन से फैक्टर से डिटरमिन होती है? पेशेंट की एज है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, टाइप एंड क्रोनिसिटी ऑफ इलनेस है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट है, मिस कम्युनिकेशन और इग्नोरेंस ऑफ साइड इफेक्ट और ट्रीटमेंट है, फेलियर टू अंडरस्टैंड द डॉक्टर एडवाइस है, डिप्रेशन है, कॉस्ट ऑफ ड्रग है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल मेडिकेशन यूज है। तो ये फैक्टर्स होती है जो कि कंप्लायंस वगैरह को डिटरमिन करते होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि जो कंप्लायंस होती है, कंप्लायंस को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, या सॉरी कंप्लायंस को रिमूव नहीं, कंप्लायंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? तो कंप्लायंस के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वगैरह से, या इसेंशियल सपोर्ट होती है पेशेंट के लिए, या अवेयरनेस होती है पेशेंट हेल्थ बिलीफ मॉडल की, या एक्सेप्टेबल कोर्स को चूज करना, पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, स्पेसिफिक प्लान की डेवलपमेंट करना ताकि रेजिमेंट को इंप्लीमेंट कर सके, या पेशेंट की डिप्रेशन को, होपलेसनेस को रिकॉग्नाइज कर देना। तो ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंप्लायंस वगैरह को इंप्रूव कर देते हैं। इसके बाद डिफरेंट डेफिनेशन वगैरह पूछ रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन है बिलीव्स। तो बिलीफ को आई थिंक उर्दू में नजरियात वगैरह कहते हैं। तो बिलीफ क्या होती है? एजम्पशंस होती है, आइडियाज़ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको सही मानते होते हैं। तो ऐसे जो बिलीफ आइडियाज़ वगैरह होते हैं जो कि सही समझ आते हैं, लाइक इस्लामिक कल्चर के अंदर उनको बिलीफ वगैरह कहा जाती है। लाइक इस्लामिक कल्चर के अंदर जो बेनेवलेंट रोल ऑफ गॉड होता है इन द हीलिंग प्रोसेस, तो एक स्टैब्लिश बिलीफ है, यानी अल्लाह ताला सेहत और शिफा दे सकता होता है, यानी अल्लाह ताला है जो शिफा वगैरह दे सकता होता है, अल्लाह सेहत देने वाला है। इसके बाद वैल्यूज़ ऐसे कल्चर के एस्पेक्ट होती है जिनको हाई रिगार्ड्स के ऊपर रखा जाता होता है। फॉर एग्जाम्पल बड़े हमेशा बेहतर जानते होते हैं, या फिर जो बीमार है उसको हमेशा हॉस्पिटल के अंदर विजिट करना चाहिए, या जो डॉक्टर होता है पेशेंट के साथ तो उसको कभी भी कमर्शियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स वो प्रिंसिपल होते हैं राइट या रॉन्ग के, या तो सही है या गलत होती है, यानी राइट या रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर को गवर्न करते हैं। अबॉर्शन, यूथनेसिया, अल्कोहल की इंटेक है, कैनबिस इंडिका की इंटेक है, हीरोइन है, नर्सिंग और फीमेल या मेल स्टूडेंट है सेम वार्ड के अंदर, ठीक हो गया। तो ये सारे हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, तो इसको सही दुरुस्त वगैरह हम कह सकते होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भी कवर हो गया है ऑलमोस्ट, ये सेक्शन डी भी कवर हो गया है। अब सेक्शन ई की तरफ आते हैं। तो सेक्शन ई वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहला MCQ है कि जो 35 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है उसको हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया है फॉर द लास्ट 10 डेज। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि इसकी कंडीशन तो इंप्रूव कर रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का रीज़न क्या हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस के रीज़न लिखे हुए हैं। फेलियर ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन है, तो फेलियर ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन के क्या क्या स्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं? सॉरी, फेलियर नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से क्या क्या स्ट्रेस हो सकता है? तो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से एक तो स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस है, तो इसमें चेंज ऑफ रोल है, फाइनेंशियल लॉस है, स्टिग्मेटाइजेशन है, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम है, फेयर ऑफ बिकमिंग हैंडीकैप और अनसर्टेन प्रोग्नोसिस है। जबकि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है, सेपरेशन है। इसके अलावा नीड फॉर डॉक्टर अप्रूवल है, हैंडिंग ओवर हेल्थ मैटर है, थ्रेट टू सोशल और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आ गया है, और लास्ट में अनसेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक 23 ईयर ओल्ड मैन है जिसका डायग्नोस हुआ है पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा पुअर है और डॉक्टर ने उसको बैड न्यूज़ सुना दिया कि उसके पास सिर्फ चंद हफ्ते रह गया है। लेकिन जो पेशेंट का सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन होगा तो वह कहेगा मुझे कैसे हो सकता है, यानी वो उसकी नफ़ी करेगा। उसकी नफ़ी करना तो वो डिनाइल होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ओके, पेशेंट इरिटेबल है। ओके, तो अपने फैमिली मेम्बर को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर देता है और ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर देता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करी। ठीक है, ओके। जो उसकी डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि वो रात को सोता भी नहीं है, ओके, और पूरा दिन सोता रहता है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? तो यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे डिलीरियम होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं डिलीरियम वाले टॉपिक के अंदर। तो डिलीरियम होता क्या है और किस तरह से हमें इसको डिफरेंशियली डायग्नोस वगैरह करना है। तो डिलीरियम वाला टॉपिक है। अच्छा, ये कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर होता है, और फिर अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेन है, डिसोसिएटिव या पोजेशन स्टेट है। इसके बाद ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ है, सुसाइड और डेलिबरेट सेल्फ हार्म है। डिलीरियम वाला टॉपिक आ गया। तो डिलीरियम एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट होती है। इसमें
कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन और अटेंशन तीनों डिक्लाइन हो जाती है। अगर हम डायग्नोस्टिक फीचर की बात करते हैं तो फिर कॉन्शियसनेस में क्लाउडिंग आती है, पुअर मेमोरी है, एजिटेशन है, चेंजिंग एंड फ्लक्चुइंग इमोशंस है, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन होती है। ओके, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, यानी ऐसी वॉइस को सुनना, यानी कोई बोल भी नहीं रहा लेकिन फिर वो जबान को सुन रहा है। उसके स्लीप का पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे एक बात फोकस करो, रिवर्सल ऑफ स्लीप पैटर्न है, यानी वो दिन में सोता था, रात को पूरी रात जागता रहता था। मेमोरी लॉस था, कॉन्शियसनेस में क्लाउडीनेस देखने को मिलती है, तो ये डिलीरियम को इंडिकेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 75 ईयर का जेंटलमैन ऊपर मेंशन किया गया, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया, तो कंडीशन किस तरह से खराब हो सकती है। ओके, तो जो आईसीयू के अंदर भेजा जाएगा तो आईसीयू के अंदर सेंसरी डिप्रिवेशन और सेंसरी ओवरलोड ये देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हालत खराब हो सकती है। इसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म के पास क्या चीज़ नहीं होती, तो डिफेंस मैकेनिज्म है दे जनरली कैन बी ब्राउट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, तो उनको कॉन्शियस कंट्रोल में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन इन्होंने लिखा हुआ है वो बीटा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी यही है कि कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर हम इसको ब्राउट कर सकते हैं टू वार्ड ऑफ एंजाइटी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत लिखना चाहिए था, हालांकि यहाँ पे सारे के सारे ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि राइट ऑन द साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रिएक्शन है। तो जो ग्रीफ रिएक्शन है, सदमा अचानक लगा है, तो इसके अंदर क्या स्टेजेस होते हैं, तो 7 स्टेजेस होती है। सबसे पहले डिसबिलीफ या शॉक है, फिर इसके बाद डिनाइल है, फिर एंगर है, फिर बार्गेनिंग है, फिर डिप्रेशन है, फिर एक्सेप्टेंस और फिर रेजोल्यूशन आना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पूछ लेता है वो कि हाउ डज वन डिफरेंशिएट बिटवीन पोस्टमार्टम ब्लूज एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, तो हम चलते हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यू ड्यूरिंग द पुरपुरियम है। तो सबसे पहला पोस्टमार्टम ब्लूज है, एक फोकस करना 10 से लेकर 14 दिन है इसका ड्यूरेशन, जबकि पुरपुरियल डिप्रेशन के अंदर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएगा। पोस्टमार्टम ब्लूज सेल्फ लिमिटिंग स्टेट होती है, लो मूड होता है, वीपिंग स्पेल होती है और डिस्टर्ब स्लीप है। ओके, तो इसका 10 लेकर 14 दिन है, जबकि पुरपुरियल डिप्रेशन का 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग स्टेट है, लो मूड या सैड मूड होता है, वीपिंग स्पेल होती है और डिस्टर्ब स्लीप होती है। ठीक हो गया, तो इनका ड्यूरेशन को नोट कर लेना। जबकि पुरपुरियल साइकोसिस के अंदर रिलेटिवली रेयर स्टेट है, जिसमें डिल्यूजन होती है, हेलुसिनेशन होती है और ग्रॉस एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ बिहेवियर होती है। तो हमने मोहम्मद हुसैन राना के सारे एमसीक्यू को, सारे एससीक्यू को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।